अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के वीक 3 में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें इंक्लूडेड है डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अपने वीक में जो कंटेंट कवर किया उनमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से डिसीजन स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट पे मूव किए और इफ एल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कि इफ एल्स की क्या लिमिटेशन है, हमें नेस्टेड इफ एल्स की क्या जरूरत पड़ती है एंड उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स को हमारा इफ एलिफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई करता है और किस तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इन सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने वीक में पढ़े हैं हम उनको उनकी प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह से हमने इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जो हमने अपने जब हमने टॉपिक पढ़ा इफ एल्स का उसमें भी हमने डिस्कस किया सेम प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक वर्किंग फर्म है जिसमें कुछ जो एम्प्लॉयज हैं वो ओवर टाइम करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज ओवर टाइम नहीं करते, तो हमें उनकी जब पे स्केड्यूल करनी है तो हमने पे कैलकुलेट करनी है तो हमें कुछ फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। अब वो जो प्रॉब्लम हमें गिवन है वो क्या है कि अगर एक वर्कर ने 40 घंटे काम किया है तो उसकी पे कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ जितने वर्किंग आवर उसने काम किया है इनटू पेमेंट पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 40 आवर से ज्यादा काम किया है तो इसका मतलब है उसने ओवर टाइम किया है, तो उसकी ओवर टाइम की पे भी हमें कैलकुलेट करनी है इन अलोंग विद हिज और हर रेगुलर पे। ठीक है, तो ओवर टाइम पे को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि हम 1.5 टाइम्स जो आर्ली वर्क रेट है उससे उससे ज्यादा पे करेंगे। ठीक है, और दिस एडिशनल रेट इज ओनली अप्लाई टू द वर्क अबव द 40 आवर लिमिट। तो अभी हमारी कंडीशन है कि ओवर टाइम की जो लिमिट है वो क्या है कि 40 घंटे से ज्यादा आप काम करेंगे तो वो ओवर टाइम कंसिडर होगा, अदरवाइज वो आपका नॉर्मल वर्किंग टाइम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं, हम या तो इसका आईपीओ चार्ट बना लें या फिर हम इसका फ्लो चार्ट बना लें। तो हमने आईपीओ चार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम यूजर से उसका आर्ली रेट जो आर्ली रेट है उसके पर आर वर्क का वो एंटर करवाएंगे और कितने नंबर ऑफ आवर्स उसने एक वीक में काम किया है। ठीक है, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूलाज। अगर उसने एक जो हफ्ते में काम किए हैं उसके घंटे 40 या 40 के इक्वल है, ठीक है, 40 से लेस है या 40 के इक्वल है, तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, आर्ली रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन अ वीक। ठीक, तो हमारे पास टोटल पे कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज हमने पहले टोटल जितने 40 आवर्स की पे कैलकुलेट करनी है, फिर ओवर टाइम की पे कैलकुलेट करनी है और फिर हमने उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम पाइथन की एक फाइल ओपन करते हैं। मैंने इसका नाम प्रैक्टिस टू अंडरस्कोर टू डॉट पी वाई रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसका नाम पे कैलकुलेटर डॉट पी वाई भी रख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे सबसे पहले यूजर से एंटर करवाते हैं कि पेमेंट, ठीक है, पर आवर, ठीक है, इज इक्वल टू इंट, या हम फ्लोट कर देते हैं ताकि अगर पॉइंट्स में भी हो तो हमारे पास इनपुट आ जाए। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंटर पेमेंट पे पर आवर। ठीक है, ये हमने यूजर से एंटर करवा दिया और उसके बाद हम यूजर से कहते हैं कि आवर्स पर वीक भी एंटर करो। ठीक है, तो हम लिखते हैं आवर्स पर वीक। ठीक है, और फिर हम इसमें एंटर करवाते हैं, ऑब्वियसली आवर्स हैं तो इंटीजर में ही होंगे तो हम इंट टाइप इनपुट करवाते हैं इसमें, और इनपुट, अच्छा 4.5 आवर्स भी हो सकते हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट ही रखते हैं। ठीक है, इंट एंटर नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, मैसेज आप जो मर्जी प्रिंट करवाना चाहें वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, हम ये प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, अब हमारे पास हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है कि अगर उसने घंटे जो काम किया है वो 40 आवर से ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ जो आवर्स हैं, ठीक है, आर पर वीक, अगर वो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि इफ वर्किंग आवर इज लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ वर्किंग आवर per week is less than equal to 40
आपने पे कैसे कैलकुलेट करनी है, एक पैरामीटर लेते हैं, पे इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसे इनिशियलाइज 0 से करा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पे इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, पे पर आवर मल्टीप्लाई बाय आर पर वीक, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट करा देते हैं कि टोटल पे इज इक्वल टू पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं चलें टोटल पे ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमारे टोटल वर्किंग आवर्स लेस देन इक्वल टू 40 नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पे का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे विच इज सेम एज अबव, ठीक है, कि जितने 40 आवर्स तो उसने काम किया है वो तो उसे इसी रेट पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 40। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितने उसने ओवर टाइम आवर्स, ठीक है, कैलकुलेट किया, हम लिखते हैं ओवर आवर्स, ठीक है। ओवर आवर कितने होंगे, जितने उसने आर पर वीक काम किया है माइनस 40, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे ओवर टाइम आवर्स इतने, तो हम ओवर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं जो कि इक्वल होगी हमारे पास ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। और फिर हमने टोटल पे कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखते हैं टोटल इज इक्वल टू पे प्लस ओवर टाइम की पे, सही। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कि हमारी जो टोटल पे है, पे आफ्टर ओवर टाइम इज इक्वल टू टोटल, ठीक, टोटल, और हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। ओके, जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट होके आया है वो है एंटर पे पर आवर, ठीक है। लेट्स सपोज जो पे पर आवर है वो हमारी है 1000 रुपीज, ठीक है। अब हम वो हमसे दूसरा जो डिमांड कर रहा है वो है एंटर नंबर ऑफ आवर्स। अब नंबर ऑफ आवर्स लेट्स सपोज हम कहते हैं उसने 50 आवर्स काम किया, ठीक। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आती है। अब देखें, हमने कैलकुलेट किया है कि हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं एक्स्ट्रा, वो जितने हमारे पास 50 में से 40 हैं, 40,000 तो उसका नॉर्मल बनेगा, ठीक है। बाकी हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जितनी भी हमारी पास पे थी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.5 ऑफ आर्ली रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए जो 10 है, 10 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 15 ऐड होके आ गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि आपने इसका 1.5 टाइम्स ऑफ जो आर्ली रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे 1.5 टाइम्स कैलकुलेट, या सिंपली हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम 1.5 टाइम्स ऑफ इनटू जो हमारी पे पर आर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ओवर टाइम के पे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो अब हम इसको रन करेंगे जब, तो हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास 1000 रुपीज पर जो आर है वो काम करेगा, और हम कहते हैं 41 डे उसने 41 आवर्स उसने काम किया। तो अब हमारे पास जो पे है वो आई है 41,500, ठीक है। जो 40,000 है वो तो आएगी हमारे पास, पर जो 40 आवर्स की पे है उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। 40 इंटू 1000 तो हमारे पास 40,000 तो वो कैलकुलेट होके आ गई। 1 आवर उसने एक्स्ट्रा काम किया तो 1.5 इंटू 1000 हमारे पास 1500 रुपए बनते हैं, तो वो हमारे पास ये ऐड होके आ गया, ठीक है।
अब हम दूसरा जो काम करते हैं वो हम करते हैं कि हम जो आउटपुट इनपुट है वो हम लेस देन करके देखते हैं 40 आवर्स से। हम कहते हैं लेट्स सपोज ने 10 आवर्स काम किया तो हमारे पास सिंपली कितनी कैलकुलेट होके आ गई उसकी पे 10,000, right? So this is how we will use our if else statement to solve our particular problem. Now let's move forward और देखते हैं कि अगला हमने जो काम करना है वो क्या करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है write a program that asks the user for a password. Check to see if the password that was submitted in the is equal to the string secret. If it is equal, then print out welcome message. Otherwise, tell them to try again. ठीक है। अब ये काम हम कब करते हैं? जब हम पासवर्ड किसी भी सिस्टम में, जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो हम अपना पिन एंटर करते हैं, पिन मैच करता है तो हमें वेलकम का मैसेज आता है, अदरवाइज ट्राई अगेन का मैसेज आता है, राइट? तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम अपने पास एक सीक्रेट पिन रखते हैं, ठीक है। इस सीक्रेट हम एक वेरिएबल रखते हैं जिसके अंदर हम एक पासवर्ड स्टोर, या हम ऐसे कहते हैं यहाँ पे हम पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल रखते हैं और उसके अंदर हम सीक्रेट स्टोर करते हैं, CER, ठीक है। अच्छा, सीक्रेट स्टोर कर दिया हमने, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीक्रेट स्टोर करने के बाद वो कह रहे हैं यूजर से इनपुट लें और मैच करके देखें कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल बनती हैं कि नहीं, ठीक। अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, हम कहते हैं इनपुट, या फिर हम कहते हैं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट एक स्ट्रिंग एंटर करवाएगा यूजर से, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे यूजर पासवर्ड एंटर करेगा, हमने क्या करना है, हमने मैच करना है कि जो पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है वो इस पासवर्ड की इक्वल बनता है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो आपकी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो इक्वल है आपके पासवर्ड के। अगर इक्वल हुई तो हमने क्या करवाना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट वेलकम टू द सिस्टम, ठीक हो गया। एल्स प्रिंट ट्राई अगेन, राइट। ये हमने अपना कोड लिख दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या जनरेट होती है। ओके, हमने अपना प्रोग्राम रन किया और सबसे पहले हम इनपुट देते हैं SECRET, ठीक है। जैसे हमने सीक्रेट इनपुट दी, हमारे पास सिस्टम जो मैसेज प्रिंट होकर आया वो है वेलकम टू द सिस्टम, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रिंग है सीक्रेट वो हमारे पासवर्ड के साथ मैच कर गई है। अब हम ऐसे करते हैं कि दोबारा से रन करते हैं और एक और इनपुट दे के देखते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज सैम, जैसे ही हमने इनपुट एंटर की और हमने पासवर्ड एंटर किया और एंटर क्लिक किया तो हमारे पास मैसेज आया ट्राई अगेन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मैच किया गया तो आपने सैम एंटर की वैल्यू, ठीक है, तो वो पासवर्ड जो हमारा सीक्रेट है उसके साथ मैच नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, तो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो चली है हमारे पास, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम रन करते हैं और हम दोबारा से इनपुट करते हैं SECRET, ठीक है सीक्रेट ही लेकिन विद द कैपिटल एस। तो हमारे पास मैसेज क्या आया, ट्राई अगेन। अब बात तो वर्ड तो हमने वही सीक्रेट ही एंटर किया, पासवर्ड तो वही है, लेकिन चूंकि कैप्स लॉक ऑन था या जो अल्फाबेट है स्टार्टिंग अल्फाबेट वो कैपिटल है, इसलिए हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हुआ वो ये है कि आपका सीक्रेट पासवर्ड मैच नहीं होता, इसलिए आप दोबारा से ट्राई करें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोग्राम है इसको रीराइट करते हैं और हम कहते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्शन का प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन इसको हम केस इनसेंसिटिव बनाते हैं, ठीक है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप पासवर्ड में कैपिटल SECRET सीक्रेट लिख देते हैं तो भी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, अगर आप स्मॉल के साथ लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, केस का कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसी जो हमारी स्टेटमेंट है इसी को मॉडिफाई करते हैं। हम क्या कहते हैं कि आपका जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हो आप उसे किसी एक केस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हम कहते हैं पासवर्ड को भी जो आपने एंटर किया हुआ है उसको भी हम कहते हैं पासवर्ड को पासवर्ड डॉट लोअर में कन्वर्ट कर लें,
या अपर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसको भी हम कहते हैं कि वैल्यू को भी लोअर में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद दोनों को कंपेयर करें। अब दोनों का केस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सीक्रेट होगा जो कि एंटर होगा वो भी, उसकी भी जो केस होगा वो SECRET यही बनेगा, और जो हमने दूसरा कैपिटल एस में एंटर किया होगा वो भी हमारे पास लोअर में कन्वर्ट होके SECRET यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं। रन किया कोड को और मैं एंटर करती हूँ SEC कैपिटल SECRET और रन करती हूँ, तो मेरे पास मैसेज आ गया वेलकम टू दी सिस्टम। ठीक है, तो यही वही फंक्शंस हैं जो हमने स्ट्रिंग के फंक्शन यूज किए। अब हम उन्हें जब हम कोड करें इफ एल्स का या अपना प्रोग्राम बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अब हम इनको उसी अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दोज स्ट्रिंग फंक्शंस वेरी क्लियरली, ताकि आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप फौरन सोचें कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोअर की बजाय अपर का जो मेथड है वो भी यूज कर सकते थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास क्या है कि आस्क द यूजर टू टाइप इनटू नेम्स, compare the name and print them in alphabetical orders and also compare in terms of name length। ठीक है, अब हमारे पास दो कंपैरिजन। सबसे पहला कंपैरिजन हमने करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कंपैरिजन का मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि आप जब दो नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने पहला नंबर एंटर किया FAIZA और दूसरा नंबर मैं एंटर करती हूँ AI, दूसरा नाम एंटर करती हूँ आयजा। अब इन दोनों में से कौन सा जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो ग्रेटर है और कौन सी स्ट्रिंग लेस है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये, ठीक है, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं, ये पता करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इनका वो चेक होता है। एफ की अगर आप आज की वैल्यू चेक करें तो एफ की आज की वैल्यू, आज की चार्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन का, डेटा हाउ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो अगर आपको आज की चार्ट देखना है इंटरनेट पे भी अवेलेबल है या आपको वो चार्ट मिल जाएगा, आप इसमें से कैपिटल एफ की आज की चेक करें और कैपिटल ए की आज की चेक करें। ठीक है, तो कैपिटल एफ की आस्की ग्रेटर है कैपिटल ए की आस्की से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पहली स्ट्रिंग है वो ग्रेटर है दूसरी स्ट्रिंग से। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही होती, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास पहली जो स्ट्रिंग है वो है अकरम, ठीक है, और दूसरी जो मेरी स्ट्रिंग है वो है आयजा। ठीक, अब हम क्या चेक करेंगे कि हम जब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो इंटरप्रेटर है सबसे पहले तो देखेगा कैपिटल ए है कैपिटल ए है, दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग में से पहली जो इंडेक्स है, पहला जो वेरिएबल अल्फाबेट है वो तो कंपैरिजन को नहीं सपोर्ट कर रहा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगला जो अल्फाबेट है उसे चेक किया जाएगा, के और आई की वैल्यू को चेक किया जाएगा। दोनों में से जो वैल्यू पहले आती है वो आपकी आज की वैल्यू स्मॉल होगी, जो बाद में आती है उसकी आज की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो चूंकि हमारे पास आई जो है वो पहले आता है और के हमारे पास बाद में आता है, इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग हमारी बड़ी जो स्ट्रिंग है वो छोटी है और ये वाली स्ट्रिंग हमारी बड़ी है। ठीक है, क्योंकि के की आज की वैल्यू आई की आज की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक, तो इसलिए हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है, अकरम जो स्ट्रिंग है वो बड़ी है आयजा की स्ट्रिंग, राइट। तो इस तरह से जो अगर स्टार्टिंग अल्फाबेट इक्वल हो तो अल्फाबेट बाय अल्फाबेट कंपैरिजन होता जाएगा। जहां पे भी हमारे पास जो कंपैरिजन है वो ग्रेटर देन का आएगा तो हमारा जो स्टेटमेंट है दरमियान में डिपेंड करता है रिलेशनल ऑपरेटर आपने क्या लगाया हुआ। जब भी वो ऑपरेटर ट्रू होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी, हमारा जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है वो ट्रू या फॉल्स इवैल्यूएट होगा और उसके नतीजे में हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं और यहाँ पे दो नाम एंटर करवाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं नेम 1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम 1। ठीक है, और दोबारा से हम एंटर नेम 2 के लिए भी स्टेटमेंट लिखते हैं
name 2 is equal to enter name 2। अब यूजर ने दो नाम हमें यहाँ पे एंटर करवा दिए, अब हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो नाम छोटा है वो पहले आए और जो नाम ग्रेटर है, मतलब जो जिसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू ग्रेटर है वो बाद में आए। तो हम लिखते हैं इफ नेम वन इज लेस देन नेम टू, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, प्रिंट नेम वन कॉमा नेम टू, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा। एल्स कैसे प्रिंट हो कि नेम टू पहले आए और फिर नेम वन आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपनी स्टेट, ठीक है। और फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन की इफ रन हुआ है या एल्स रन हुआ है, हम यहाँ पे अपना इफ स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि इसका इस वक्त इफ रन हुआ था तब नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं, और इस वक्त एल्स रन हुआ है तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा नाम जो है वो प्रिंट हुआ, ठीक है। ये हम सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम हम रन करते हैं। मैं एंटर करती हूँ दो स्टेटमेंट्स, एक लिखती हूँ फायदा और दूसरा लिखती हूँ आयजा। तो अब जो मेरे पास स्टेटमेंट्स रन हुई हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस तरह से मेरे नाम जो है वो प्रिंट हुई हैं, वो क्या है कि एल्स की स्टेटमेंट रन हुई है, क्योंकि नेम वन जो मैंने एंटर किया वो ग्रेटर नहीं है, लेस नहीं है नेम टू से, तो जो एल्स है वो रन हुई है और जो छोटा नाम है वो पहले आया और जो बड़ा नाम है वो बाद में प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम दोबारा इसको अगर रन करके देखें तो मैं दो नाम एंटर करती हूँ, एक मैं एंटर करती हूँ AKRAM और एक मैं एंटर करती हूँ आयजा, ठीक है। तो अब देखिए पहले आयजा प्रिंट हुआ फिर अकरम प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि आयजा इज लेस देन अकरम, ठीक है। अकरम जो एक के है, के की जो आज की वैल्यू है वो ग्रेटर है आई की आज की वैल्यू से, इसलिए वो बाद में प्रिंट हुआ। दिस इज हाउ वी विल प्रिंट आवर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने अपने जो नेम्स हैं उनको आपने डिपेंडिंग ऑन लेंथ प्रिंट करवाना है। ऑल्सो कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। तो हम किस तरह से इनको लेंथ वाइज कंपेयर करेंगे कि हमने यहाँ पे नाम एंटर करवा दिए, उसके बाद हम लिखते हैं लेंथ वन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम वन, और दूसरे दोबारा हम लिखते हैं लेंथ टू इज इक्वल टू नेम ऑफ लेंथ टू, ठीक है। लेंथ नेम टू की जो लेंथ है वो कैलकुलेट होगी। अगर हम कहते हैं कि लेंथ वन का जो वेरिएबल है, लेंथ वन का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है अगर वो ग्रेटर है लेंथ टू से, तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं नेम वन हैज नेम टू हैज नेम टू इज लॉन्गर, ठीक है। कि क्योंकि वन लेंथ वन छोटी है लेंथ टू से, तो इसका मतलब है नेम टू ग्रेटर है, ठीक है। एल्स में हम क्या प्रिंट करवाते हैं कि हमारे पास नेम वन जो है वो लेंथी है नेम टू से। तो अब हमने क्या किया, रन किया और यहाँ मैं एंटर करती हूँ फायजा आयजा। फायजा के हमारे पास है 5 अल्फाबेट्स और आयजा के हैं 4 अल्फाबेट्स। तो हमारे पास क्या एरर आया, नेम लेंथ वन वाज नॉट डिफाइंड। ओके, वेरिएबल्स के नाम देखते हैं। यहाँ पे देखिए LENGTH लिखा हुआ है और यहाँ पे लेंथ के वेरिएबल्स की स्पेलिंग गलत है। मैंने नीचे जो स्पेलिंग है वो ठीक लिखे थे, ऊपर गलत लिखे थे, तो इसलिए हमारा एरर आया। दोनों जगह एक जैसे स्पेलिंग होने चाहिए थे। अच्छा, रन किया हमने लिखे दो नाम, तो क्या लिखा हुआ आया, नेम वन इज लॉन्गर। अब हम दूसरा नाम लिखते हैं, let's suppose Ali and Aiza, ठीक है। तो name 2 is longer. This is how we will compare our names depending on their length, ठीक।
तो अब अगला देखते हैं हमारे पास है कि आपने एक प्रोग्रामिंग चैलेंज करना है जिसमें आपने एक फिल इन दी ब्लैंक या आपने एक एमसीक्यूज के ऑप्शन देने और उसमें से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी जो आउटपुट है वो ऐसे प्रिंट करवानी है, इनमें से जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा वो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होके आनी चाहिए और उसके बाद आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट उसको डिक्लेयर कर देना है। सबसे पहले आपने एक प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट जिसमें लिखा होगा चूज द बेस्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवानी है व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और आपने उसको तीन ऑप्शन देने हैं। उसमें से वो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता है, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता है, ऑप्शन 3 अगर वो आईसीटी लिखता है, इंग्लिश लिखता है, डीएलडी लिखता है, जो भी लिखता है वो स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट नेम है इसकी जगह प्रिंट होके आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने यूजर से एंटर करवाया। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट टू राइट देन इसको समझ लेते हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व करना है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके मैंने रखा हुआ। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने लिखा है कि हमने सबसे पहले यूजर से, अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर से एक यूजर को एक स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करवाते हैं। सिंपली हम प्रिंट करके देखते हैं, कहते हैं कि चूज द बेस्ट आंसर, ठीक है। ये हमने सिर्फ प्रिंट करवा दिया ताकि हमारी स्क्रीन पे ये प्रिंट होके आ जाए। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो हमारी यूजर है वो जो हमारा यूजर है वो हमें बताए कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। \n1 आईसीटी, \n2 इंग्लिश, \n3 डीएलडी। तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा? पहली लाइन ये प्रिंट होके आएगी, उसके बाद अलग अलग लाइन पे 1 आईसीटी, 2 इंग्लिश, 3 डीएलडी प्रिंट होके आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि यूजर ने क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने उन सब्जेक्ट को 3 ऑप्शन में सेलेक्ट रख दी है। अगर आईसीटी सिलेक्ट करेगा इसका मतलब है उसने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया, अगर 2 इंग्लिश सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब है उसने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, अगर डीएलडी सिलेक्ट करता है तो उसका मतलब है उसने ऑप्शन 3 सिलेक्ट की। उसके बाद हमने स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो क्या है? हमने कहा इफ सब्जेक्ट इज इक्वल इक्वल ऑप्शन 1, ठीक है। तो आपने क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट, और हमने यहाँ पे फॉर्मेट प्लेस होल्डर लगा दिया और उसके बाद हमने फॉर्मेट का मेथड यूज किया जो कि हमारी इस प्लेस होल्डर की जगह इस ऑप्शन को प्रिंट करवा देगा अगर आईसीटी हुई, ठीक है। अगर हमने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया तो हमारा जो प्लेस होल्डर इसकी जगह इंग्लिश प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने ऑप्शन 3 सिलेक्ट की तो इस प्लेस होल्डर की जगह हमारे पास डीएलडी प्रिंट होके आएगा। और अगर हम इन तीनों में से कुछ नहीं सिलेक्ट करते तो इनवैलिड इनपुट हमारी डिक्लेयर होगी। अब यहाँ पे हमने इफ एल्स की बजाय हमने यहाँ पे इफ एलिफ एलिफ की स्टेटमेंट यूज की है, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या फायदा है? हमने जब डिस्कशन की थी नेस्टेड इफ एल्स की और नेस्टेड डिफेन स्ट्रक्चर की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो बहुत नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आपको इंडेंटेशन का प्रॉब्लम देती है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एल्स इफ की फॉर्म में तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा? एल्स और यहाँ पे इफ और इसको इंडेंट करके आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एल्स होगा ये और ये इसका इफ बन जाएंगी, ठीक है। फिर मुझे इसका एल्स लिखना पड़ेगा और ये स्टेटमेंट इसका एल्स बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास इंडेंटेशन में क्या लेटर बन गया कि इफ के बाद दोबारा इंडेंटेशन, फिर एल्स, फिर इंडेंटेशन, फिर इफ, फिर इंडेंटेशन, फिर एल्स, फिर इंडेंटेशन, फिर इफ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इंडेंटेशन का प्रॉब्लम जो है इसको अब मैं रन करूं तो मेरे पास आउटपुट वही आएगी जो कि अगर मैं एलिफ यूज कर रही हूँ तो आएगी, लेकिन एल्स इफ को यूज करने से इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम एलिफ की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो इसको इस तरह से रन करके देखते हैं, फिर इसी को हम मॉडिफाई करेंगे एलिफ की स्टेटमेंट। जब हमने रन किया तो मैं लेट्स सपोज मुझे जो स्टेटमेंट लिखी आ रही है वो है चूज द बेस्ट आंसर, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? 1 आईसीटी, 2 इंग्लिश, 3 डीएलडी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ आईसीटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग मैंने सेलेक्ट की वो प्रिंट होके आ गई, ठीक, और उसके बाद लिखा हुआ आ गया आईसीटी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके अलावा कोई और सिलेक्शन करती हूँ, मैं आईसीटी, इंग्लिश और डीएलडी के अलावा मैं कुछ और सिलेक्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया कि आपने इनवैलिड इनपुट सेलेक्ट की है, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं इसको नंबर्स की बेसिस पे सिलेक्शन करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे
यूजर से जो इनपुट लूंगी उसे इंट में कन्वर्ट करूंगी और फिर यहाँ पे ऑप्शन 1 की बजाय मैं लिखूंगी इफ सब्जेक्ट इज इक्वल इक्वल 1, इफ सब्जेक्ट इज इक्वल इक्वल 2, इफ सब्जेक्ट इज इक्वल इक्वल 3। ठीक है, अब इस जो इफ एल्स की हमने लेटर बनाई है विद ग्रेट इंडेंटेशन सीक्वेंस, उसको हम एलिफ की प्रॉब्लम के जो एलिफ की स्टेटमेंट है उसके साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरह से, कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एल सिर्फ लिखूं, मैं यहाँ पे एलिफ लिखूंगी और इनका जो ऑर्डर है वो एक जैसा होगा। ठीक है, कि इफ के साथ हमें इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ के नीचे ही एलिफ की स्टेटमेंट है और जहाँ पे पहले आपने प्रिंट की स्टेटमेंट रखी है वहीं पे ये आप स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट करवाते जाए। ठीक है, अब ये और फिर हमें प्रिंट भी यहीं पे करना है और सारी स्टेटमेंट एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है। इंडेंटेशन हमारे यहाँ पे हमारे लिए इशू नहीं है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट सेम आएगी। मैं इसको कहती हूँ व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, लेट्स सपोज आई सेलेक्ट डीएलडी दिस टाइम, तो डीएलडी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज आवर स्ट्रिंग फंक्शंस इन इंप्लीमेंटिंग इफ एल्स। अब हम अगर देखें इसके अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपने यूजर को एक आपने गेम बनानी है जो कि गेसिंग गेम है। अब गेसिंग गेम का क्या मतलब है कि हाँ, आपने यूजर से कहना है कि सेलेक्ट अ नंबर, यूजर एक नंबर सेलेक्ट करता है और आपने ऑलरेडी एक नंबर पिक करके रखा हुआ है। अगर आपका नंबर और जो यूजर ने नंबर सेलेक्ट किया वो एक जैसा हुआ तो आपने कहना है यूजर को कि यू वन द गेम, अदरवाइज आपने उसे बता देना है कि आपने जो नंबर एंटर किया वो हमारे नंबर से ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस अपनी प्रॉब्लम को कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एक नंबर जो कि यूजर ऑलरेडी यूजर ने सिलेक्ट किया, हम लेट्स सपोज कहते हैं 10। ठीक है, और हम यूजर को कहते हैं, हम इसको सीक्रेट नंबर कह देते हैं, SECRET। ठीक है, सीक्रेट नंबर हमने कह दिया। फिर हम यूजर को कहते हैं कि एक नंबर इनपुट करो, इनपुट, और इनपुट के साथ हम कहते हैं कि नंबर जो इनपुट करेगा एंटर नंबर टू गेस। ठीक है, यूजर ने नंबर एंटर कर दिया। अब हम कहते हैं इफ नंबर जो यूजर ने एंटर किया वो आपके सीक्रेट नंबर की इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली मैसेज प्रिंट करवाना है यू विन। ठीक है, एल्स इफ आपने जो नंबर एंटर किया है वो आपके सीक्रेट नंबर से ग्रेटर है, तो आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है यहाँ पे, प्रिंट योर नंबर इज ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर। ठीक है, और एल्स आप प्रिंट करवा सकते हैं एल्स आपके पास ना नंबर वो ग्रेटर है ना लेस, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो उसका मतलब है वो नंबर लेस ही होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में हम यहाँ पे कंडीशन लगाने की बजाय सिंपली एल्स लिखते हैं और हम कहते हैं इज लेस देन आर सीक्रेट नंबर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, इनपुट के बाद एक ब्रैकेट आनी थी और यहाँ पे एक ब्रैकेट और आपने लगानी है। रन करते हैं। व्हाट इज दिस नाउ, ओके, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स को क्लोज नहीं किया, इनको क्लोज भी कर देते हैं। अब उसके बाद हम इसको रन करते हैं। एंटर योर सीक्रेट नंबर, लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं 5। ठीक है, योर नंबर इज लेस देन सीक्रेट नंबर, आवर सीक्रेट नंबर इज 10, तो ये इससे लेस है इसलिए हम इसको रन नहीं कर रहे। फिर हम दोबारा अपना एक कोड रन करते हैं और हम कहते हैं इस दफा हम इनपुट करेंगे 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, यू विन। दैट मीन्स आपने जो नंबर एंटर किया वो आपके जो सीक्रेट नंबर है उसके साथ मैच कर गया। ठीक है, so this is how we implement a given problem by using if elif statement या else statement। ये स्टेटमेंट यूज करके कोई भी प्रॉब्लम आपके पास होगा जिसमें आपको डिसीजन करना है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अब जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो आपने देखना है कि वो प्रॉब्लम है क्या। पहले आपने उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स निकालनी है, उसके बाद उस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने इफ एल्स इफ के अंदर एलिफ स्टेटमेंट के अंदर लगा के
अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व कर लें। दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी जिसमें आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट लगानी होगी तो यू कैन सॉल्व दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।